नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, ऐसे ही आप लोग पूरी 3-4 दिन मेरा खर्चा उतरे हो, काम कराएंगे आप ऐसे को बात नहीं कीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के विषय में, जिसमें पिछली क्लास में हमने बताया था आपको मेंडल के नियम से संबंधित कुछ बातें बताई थी मैंने। तो मैंने आपको बता दिया था आनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, इसके विषय में आपको मैंने बताया था। तो मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स के यानी आनुवांशिकी के जनक। जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक की बात हुई तो आनुवांशिकी के जनक में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि मेंडल एक वैज्ञानिक थे। तो मेंडल जो थे वो जेनेटिक्स के, आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। मेंडल जो थे वो आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं और सबसे पहले इन्होंने ही आनुवांशिकी की खोज के विषय में चर्चा किया और विभिन्न प्रकार के इस पर नियम बनाए। और वो नियम आपके एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस कहे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मेंडल के नियम का। तो एक चीज यह क्लियर हुआ कि आनुवांशिकी के पिता मेंडल हैं। मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में चर्च में ईसाइयों के पादरी थे। मेंडल का जो प्रयोग था वह मटर पर था। मटर के पौधे पर पी प्लांट मटर के पौधे पर मेंडल का प्रयोग था, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया है, पाइसम सटाइगम। तो मेंडल जो थे, मेंडल आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं और मेंडल का जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, वह मटर के पौधे पर था। अब मेंडल ने अपने नियम, एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस का नियम दिया। अब उसके बाद उसी नियम में कुछ ऐसे लक्षण को हमको जानना होगा कि जब तक हम इस लक्षण को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग उनके नियम को नहीं समझ पाएंगे। तो एक चीज ये क्लियर है कि मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था, मेंडल ने मटर का जो पौधा लिया था उसमें कुछ लक्षण प्रभावी थे और कुछ लक्षण अप्रभावी थे। अब इसी के विषय में हम लोगों को चर्चा करना है। उसके बाद हम मेंडल के नियम को पढ़ेंगे। तो मटर का जो पौधा था उसमें मेंडल ने देखा अपने प्रयोग में कुछ प्रभावी लक्षण उसने देखा और कुछ अप्रभावी लक्षण देखा। तो अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रभावी लक्षण के विषय में मेंडल ने चर्चा किया था और कौन अप्रभावी लक्षण के विषय में चर्चा किया था। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं लक्षण। मटर के पौधे के कौन कौन से लक्षण हैं जो प्रभावी हैं और कौन कौन से लक्षण हैं जो अप्रभावी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रबल लक्षण जो है वो प्रबल है, इसको कहते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंट और दूसरा वाला जो है अप्रबल
दूसरे वाला जो है वो अप्रबल है, इसको कहते हैं रेसेसिव। इसी का एक दूसरा नाम है प्रभावी, और इसका जो दूसरा नाम है वो अप्रभावी। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे को लिया अपने प्रयोग में, तो उस मटर के पौधे में उन्होंने कुछ प्रभावी लक्षण का जिक्र किया और कुछ अप्रभावी लक्षण का, और इन्हीं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से संबंधित ही मेंडल ने नियम दिया था। और उनका पहला नियम जो था वो प्रभाविता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण जो है वो प्रभावी हैं और कौन कौन से लक्षण अप्रभावी हैं। तो पहला था लक्षण में फूलों का रंग। दूसरा था लक्षण में फूलों की स्थिति, तने की लंबाई, कच्ची फली का रंग, पकी हुई फली की आकृति, बीजों की आकृति, बीज पत्रों का रंग। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर जब प्रयोग किया तो उसमें उन्होंने 7 प्रभावी लक्षण और 7 अप्रभावी लक्षण, जिसको हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं, उसको उन्होंने देखा। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर मेंडल ने एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस का नियम बनाया। तो फूलों के रंग में जो प्रभावी लक्षण था वो उन्होंने बैगनी, फूलों के रंग में जो प्रभावी लक्षण है वो बैगनी है, और सफेद जो है अप्रभावी लक्षण है। बैगनी प्रभावी लक्षण, सफेद अप्रभावी लक्षण। अच्छवर्ती फूलों की स्थिति, अच्छवर्ती को कहते हैं एक्सिलरी। और आप लोग अच्छवर्ती नहीं समझ पाए तो ये चीज समझिए। यहाँ पर ये मान लीजिए ये फ्लावर है, ये पत्ती है, ये आपकी पत्ती है, यहाँ से फूल निकले, पत्ती के कक्ष से जब फूल निकले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पत्ती के कक्ष से जब फूल निकले तो इसको एक्सिलरी कहते हैं। और यही अगर शिखर पर फूल लगता है तो उसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। डायग्राम से ये क्लियर है कि अच्छवर्ती यानी इसको कहते हैं एक्सिलरी, और ये है आपका टर्मिनल। टर्मिनल को कहते हैं अग्रस्थ। टर्मिनल कहते हैं यानी जब प्लांट के शिखर पर फूल लगता है, टॉप, किसी भी प्लांट के टॉप पर जब फूल लगता है, इस तरह डायग्राम से एकदम क्लियर है। यहाँ देखिए, आप शिखर पर फूल लगता है तो इसको टर्मिनल या अग्रस्थ कहते हैं, यह अप्रभावी लक्षण है। और एक्सिलरी जो है वो पत्ती के कक्ष पर, टॉप पर न लगता है, पत्ती के कक्ष पर, तो ये आपका प्रभावी लक्षण है। तीसरा है तने की लंबाई।
तने की लंबाई में लंबा टाल प्रभावी लक्षण, और डार्क नाटा जिसको कहते हैं, नाटा या बौना, यह जो है वो आपका जिसको डार्क कहते हैं, यह अप्रभावी लक्षण है। कच्ची फली के रंग की अगर हम बात करें, कच्ची फली के रंग में जो हरा रंग है वो प्रभावी है और जो पीला है वह अप्रभावी लक्षण है। उसके बाद पकी हुई फली की आकृति में फूली हुई जो संरचना है वो प्रभावी है, और अप्रभावी लक्षण है बीजों के बीच में दबी हुई, बीजों की आकृति की अगर हम बात करें तो गोल जो है वह प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी लक्षण है। बीज पत्रों की रंग की बात करें तो पीला जो है वो प्रभावी लक्षण है और हरा जो है अप्रभावी लक्षण है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में इन 7 लक्षणों का जिक्र किया, और ये लक्षण 7 लक्षणों के आधार पर ही उन्होंने एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस का जिक्र किया। तो अब इन मेंडल के नियम में यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रभावी लक्षण है, किसी भी पौधे का जो लक्षण है वह प्रभावी लक्षण कौन सा है, कौन सा अप्रभावी लक्षण है, इस चीज का जिक्र करना या जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर किसी भी प्लांट का नहीं जानेंगे तब तक आपको नियम जानने में दिक्कत आएगी। तो लक्षण में उन्होंने 7 लक्षण लिया। फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, तने की लंबाई, कच्ची फली का रंग, पकी हुई फली की आकृति, बीजों की आकृति, बीज पत्रों का रंग। अब उन्होंने इन कैरेक्टर के आधार पर, जैसे फूलों की रंग की बात करें तो बैगनी जो कलर है वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, सफेद जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर। उसी तरह से अगर फूलों की स्थिति की बात करें तो एक्सिलरी जो है, एक्सिलरी कैरेक्टर जिसको अक्षवर्ती कहते हैं, जो कि किसी भी लीफ के कक्ष से फ्लावर निकलता है, इसको एक्सिलरी कहते हैं, ये आपको डोमिनेंट कैरेक्टर है। और रिसेसिव कैरेक्टर टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब जो टॉप पर अगर फ्लावर लग जाता है तो उसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। तने की लंबाई में टाल जो है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी प्रभावी लक्षण है। नाटा जिसको बौना कहते हैं वो अप्रभावी लक्षण है। कच्ची फली का रंग जो है, हरा जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, पीला रिसेसिव कैरेक्टर है। पकी हुई फली की आकृति में फूली हुई स्थिति, फली की फूली हुई स्थिति, अगर फूली हुई स्थिति है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। झुर्रीदार है तो वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। बीजों की आकृति में गोल जो है वो प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी लक्षण है। बीज पत्रों का रंग में पीला जो है वो प्रभावी और हरा जो है अप्रभावी लक्षण है। तो इन कैरेक्टर के आधार पर ही मेंडल ने अपने नियम दिए, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रभाविता का नियम। तो पहला नियम मेंडल का था, मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभाविता का नियम।
देखिए यहाँ पर एक चीज हमको ये आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जो पौधा लिया था, पी प्लांट्स को लिया था, उन्होंने 7 कैरेक्टर को रेसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया और उन 7 लक्षणों में से किसी भी लक्षण को लेकर उनका एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक रेसेसिव कैरेक्टर और एक डोमिनेंट कैरेक्टर का जिक्र करके अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपने नियम बनाए। अब ये नियम में मेंडल के प्रभाविता का नियम पहला नियम है। तो इस मेंडल के प्रभाविता का नियम से यहाँ एक वर्ड आ रहा है प्रभाविता। प्रभाविता का नियम, इसका मतलब है कि पहला जो नियम था उसमें मेंडल ने बताया कि अगर 2 ऐसे कैरेक्टर जो कि यहाँ 7 जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था इसमें से कोई भी कैरेक्टर को अगर लिया जाए तो 2 अलग अलग प्लांट के बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है, यानी एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण के प्लांट्स के बीच अगर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देते हैं जो प्रभावी होते हैं, यानी जो अप्रभावी लक्षण है उनको प्रभावी लक्षण के जो जीनोटाइप जीन्स होते हैं वो उनको दबा देते हैं और प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण के जीनोटाइप होते हैं वो ही प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बता दें, यानी प्रभाविता का नियम एकदम क्लियर हो गया। फिर से हम बताना चाहेंगे कि एक अगर अप्रभावी लक्षण है, एक अप्रभावी लक्षण का प्लांट्स है, दूसरा अप्रभावी लक्षण का, एक प्रभावी लक्षण का दूसरा अप्रभावी लक्षण का जीन्स है, वो प्लांट है, तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा होगा वह कम प्रभावी लक्षण यानी अप्रभावी लक्षण को प्रथम पीढ़ी में नहीं आने देता है और प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रभावी एक वर्ड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वहां यहाँ पर जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए प्रथम पीढ़ी की F1 जनरेशन की अगर बात करें तो F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर दिखाई देंगे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक टाल प्लांट लिया है। टाल इसका जो जीन्स है वो कैपिटल टी है। किसी भी प्लांट के जीनोटाइप को हम लोग जीनोटाइप को यहाँ पर कैपिटल जीनोटाइप को लेटर से व्यक्त करते हैं। तो अगर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, अगर रिसेसिव कैरेक्टर होता है तो उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर टाल हो गया, ये टाल है तो दोनों मैंने टी कैपिटल लिखा है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड का चिन्ह का मतलब है क्रॉस। क्रॉस किसके बीच कराया जा रहा है? ये टाल का मतलब लंबा और ये बौना डार्क का मतलब बौना। इसके जीनोटाइप के देख लेते हैं, स्मॉल टी। तो इसके बीच क्रॉस अगर कराया जाता है तो ये जो है बौना जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और लंबा जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो लंबा जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो जिसको हम लोग जीनोटाइप को कैपिटल लेटर से लिखे हैं और जीनोटाइप को जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको मैंने अभी बताया कि स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जब मियासिस होता है और सूत्री विभाजन मियासिस होता है तो ये जो जीनोटाइप यानी जीन्स जो हैं वो विभाजित हो जाते हैं 2 भागों में। ऐसे यहां पर भी जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है मियासिस के बाद उसके भी जीन्स जो होते हैं अलग हो जाते हैं। अब यहां से इसको दोनों का एक आपका ऐसे मान लीजिए कि एक आपका ओवा है एक स्पर्म है। जैसे मनुष्य में होता है ओवा स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है क्रॉस होने के बाद, ऐसे यहाँ पर प्लांट में भी आप यहाँ पर जब भी इसको मिलाएंगे एक ही प्लांट के जीनोटाइप को नहीं मिलाएंगे, दूसरे प्लांट के पहले वाले प्लांट के जीनोटाइप को मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो जीन्स है इससे ये मैच कराएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी,
फिर यहां से इसको मिलाएंगे, ये स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर इसको इससे मिलाएंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी, और फिर इसको इससे मिला देंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो आपने यहां देखा कि जो हमारे चारों जीनोटाइप आ रहे हैं, प्लांट का जो जेनेटिक कैरेक्टर, जो जीनोटाइप जिसको हम लोग कह रहे हैं, आ रहा है F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी, यानी F1 जनरेशन मतलब F1 पीढ़ी में जो भी जितने भी प्लांट्स हुए हैं वो टोटल प्रभावी लक्षण वाले हैं, यानी ऑल टाल सभी जो हैं प्रभावी हैं। अगर आप बात करेंगे, यहां पर एक बात करेंगे कि आप कहेंगे सर अभी आपने बोला कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, शो करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो ये कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल लेटर जो है वो प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल लेटर से है। तो आप यहां पर कहेंगे सर ऑल टाल आप बता रहे हैं तो एक इसमें स्मॉल है और एक कैपिटल है। तो यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब दोनों कैपिटल लेटर है तो वो प्रभावी लक्षण है, एक स्मॉल एक कैपिटल है तब पर भी प्रभावी लक्षण है। और केवल एक ही कंडीशन ऐसी है कि जब आपके दोनों जीन्स जो हैं, जो दोनों जीन्स जो हैं, दोनों जेनेटिक मटेरियल का जो सिंबल है स्मॉल लेटर से है, तो तभी आपका रिसेसिव कैरेक्टर व्यक्त करेगा। यानी एक चीज यह क्लियर हुआ कि दोनों कैपिटल लेटर रहेगा तब पर भी प्रभावी लक्षण वाले प्लांट होंगे, एक स्मॉल एक कैपिटल रहेगा तब पर भी प्रभावी लक्षण वाला प्लांट आएगा। एक कंडीशन में अप्रभावी लक्षण होगा जब दोनों जीनोटाइप सिंबल जो है वो स्मॉल लेटर से रहेंगे, तब वो अप्रभावी लक्षण होगा। तो एक चीज यह क्लियर हुआ कि सभी में जितने भी यहां प्लांट्स आए हैं, सभी पौधों में आप देख रहे हैं कि एक कैपिटल एक स्मॉल है, यानी F1 जनरेशन में ऑल टाल की बात हुई तो प्रभावी लक्षण जो है टाल है, अप्रभावी लक्षण आपका डार्क है, बौना है। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण यानी टाल की बात अगर हम करें, लंबा की बात करें, तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी प्लांट होंगे, अगर टाल और डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया जा रहा है तो प्रथम F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे